इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहा है। उन्होंने सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, उच्च शिक्षा अर्जित की और जिसके पीछे के कारण विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं बल्कि देश और दुनिया को समझकर अपनी प्रतिभा का लाभ भारत माता के चरणों में समर्पित करना था। उन्होंने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं भी सही। भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ में एक बार फिर वाहन चोर गैंग सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें, थाना लालकुर्ती क्षेत्र में दिन दहाड़े दो युवकों ने कुछ ही सेकेंड में स्कूटी का लॉक तोड़कर उसे चुरा लिया और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों युवक बड़ी आसानी से स्कूटी खोलते हैं और बिना किसी डर के फरार हो जाते हैं। घटना के बाद स्कूटी मालिक ने थाना लालकुर्ती पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रौलिया गांव में सुबह सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, पत्नी की मौत के बाद आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव से जूझ रहे एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस हृदय विदारक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों की पहचान अमरनाथ राम और उनकी 3 पुत्री अनुराधा कुमारी, राधिका और शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घर के भीतर चारों के शव फंदे से लटके मिले। ये दृश्य देखते ही घर में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों से और पड़ोसियों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी नहीं है। सरकार खाने के लिए कहते हैं कि हम राशन देते हैं, घर में रहते थे 2 पेट। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां सुबह जैसे ही अधिवक्ताओं की आंख खुली तो वो सकते में रह गए। सूचना मिली कि जिला कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ताओं के 200 से अधिक चैम्बर जिला प्रशासन के द्वारा बीती रात हुई कार्रवाई में तोड़ दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 2 से 3 बजे प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर आता है और अधिवक्ताओं के चैम्बर को तोड़कर चला जाता है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि चैम्बर तोड़ने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया था और ना ही कारण बताया गया कि आखिर चैम्बर क्यों तोड़े गए। वहीं उनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने इस दौरान कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट पर भी
अधिवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां अधिवक्ताओं के चैम्बर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस बुलडोजर एक्शन से पहले ना तो उन्हें नोटिस दिया गया था, ना ही उन्हें इसकी जानकारी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां घने कोहरे के चलते दादरी कोतवाली कोर्ट पुलिस ने वाहन चालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। NH 91 पर दादरी कोर्ट चौकी पुलिस लगातार गश्त करने के दौरान वाहन चालकों को विपरीत दिशा में वाहन न चलाने और धीमी गति से चलने की सख्त सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि घने कोहरे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का उपयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जागरूक किया जा सके। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो ग्रेटर नोएडा का है, जहां पुलिस जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है लोग धीमी रफ्तार से गाड़ी को चलाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से हालात खराब नजर आ रहे हैं। तो कमिश्नरेट पुलिस की सलाह है कि लोग दूरी का ध्यान रखें, फॉग लाइट जलाएं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वाराणसी को जल्द ही गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है, जो कि 2026 के अप्रैल में बनारस की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगी। यह स्टेडियम बनारस का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा, जिसे पूरी तरह से शिव को समर्पित किया गया है, जहां लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आउटफील्ड ग्राउंड पर काम जारी है। वाराणसी के जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है और स्टेडियम का आर्किटेक्चर स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार में, दर्शक दीर्घा अर्धचंद्राकार और कमेंटेटर बॉक्स डमरू के आकार का होगा। इस स्टेडियम के बनने से न केवल बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगमन होगा, बल्कि पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भी ये एक नया अवसर साबित होगा। तो गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात जल्द ही बनारसी को मिलने वाली है। गंजारी स्टेडियम का आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल यूनिक होगा। भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित ये स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भी अहम माना जा रहा है। वाराणसी में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है, जो लोकल खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी बात है। गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम जो वाराणसी का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, उसका निर्माण कार्य अब अपने आखिरी चरणों में है, करीब कंप्लीशन की ओर है। जो स्टेडियम है उसके आउटर स्ट्रक्चर का काम हमारा कंप्लीशन की ओर है, फिनिशिंग का काम वर्तमान में चल रहा है। जो पिचेज हैं वो सारे के सारे तैयार हो गए हैं। अभी आउटफील्ड जो हमारा ग्राउंड होता है वो तैयार हो रहा है। जो कंप्लीशन है, हम लोगों ने लक्ष्य उसका अप्रैल 2026 का रखा है, उस समय तक वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। जो आर्किटेक्चर है गंजारी स्टेडियम का, इंटरनेशनल स्टेडियम का, वो बहुत ही यूनिक है। बनारस के जो यहाँ के कल्चरल इथोस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ है। वहाँ पे जो हमारे फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल के आकार के हैं, जो दर्शक दीर्घा है वो अर्धचंद्राकार है, जो कमेंटेटर्स बॉक्स है वो डमरू के आकार का है। एक बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है, जो एकदम अद्वितीय एक इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में हमारा बनारस का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। जानी यात्रा क्षेत्र में पुलिस और पशु चोर गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घटना जानी थाना क्षेत्र के बाफर बम्बा से सिलौला की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बुलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास कर रही थी, तभी बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस पर फायरिंग करके वो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आसिफ नाम के शातिर पशु चोर के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी रमजान मौके से भाग नहीं सका और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश आसिफ पर मेरठ और आसपास के जनपदों में 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे अभियुक्त रमजान पर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों बदमाश पशु चोरों की घटनाओं में लंबे समय से सक्रिय थे। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे और 1 बोलेरो पिकअप गाड़ी बरामद की है। घायल बदमाश को
उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना जानी क्षेत्र के सिसौला बम्बा के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जब आज चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक महिंद्रा पिकअप ट्रक वहां से चेकिंग पोस्ट पर आया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा। इस पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है, इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वह दूसरा व्यक्ति जिसका नाम रमज़ान है, इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अवैध तमंचा भी बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि थाना जानी पर मुकदमा संख्या 591/25 जो कि पशु चोरी का मुकदमा है, उसमें इन्हीं लोगों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आसिफ का आपराधिक इतिहास 21 मुकदमों का है। एक जघन्य किस्म का अपराधी है। वह रमज़ान के ऊपर भी 8 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें थाना जानी पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर इंदौर से है, जहां सीएम मोहन यादव ने इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में इंदौर के विकास से जुड़ी चिन्हित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इंदौर मेट्रो के प्रगतिरत कार्यों की भी समीक्षा मैं करता हूं और अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम करने के भी निर्देश जो है वो सीएम की तरफ से दिया गया। आपको बता दें, उन्होंने इस दौरान कहा कि मेट्रो परियोजना इंदौर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ शहर के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति देगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता इंदौर को स्वच्छता, यातायात, आवास और रोजगार के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में स्थापित करना है। मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कहीं अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है। जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया, ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुए विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं।
कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर एटा से है, जहां इस साल की सर्दी का पहला दिन भारी कोहरे के साथ शुरू हुआ। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। चालक मजबूर होकर अपनी वाहनों की हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगे, क्योंकि 10 मीटर की दूरी तक भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित हुआ और लोग सुरक्षित गति से वाहन चला रहे थे। घने कोहरे के कारण एटा के कई हिस्सों में सफर कठिन हो गया है, खासकर जीटी रोड और मुख्य बाजार क्षेत्रों में। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। कोहरे ने न केवल वाहनों की गति को धीमा किया, बल्कि आम जनजीवन पर भी असर डाला है। लोग घरों से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने और अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए भी मजबूर हुए। आपको बता दें, ये दृश्य एटा में सर्दियों के शुरुआती कड़ाके की याद दिला रहा है। 2 दिन से जबरदस्त सर्दी के द्वारा रोड पे व्यवस्था की जाए यात्रियों के लिए। लगली परवाही आएगा कहते जो यात्री परेशान है, ठंड में बाहर के आए हुए हैं, इन सर्दी के लिए बचाव के लिए इनके व्यवस्था की जाए सब यात्रियों के लिए। बस यही। मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ। 2 दिन से जबरदस्त सर्दी का मौसम है। यात्रियों को निकलने का, बैठने का सब व्यवस्था भंग है। यातायात व्यवस्था सब पूरी तरह से बाधित है। कोहरा इस तरह से छाया हुआ है कि पूरे शहर में धुंध ही धुंध चारों तरफ नजर आ रही है। ऐसे मौसम में आना जाना, रहना सहना हर आदमी के लिए दुश्वार हो गया है। मौसम का मिजाज 2 दिन से एकदम बदल गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, ये हादसा पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बसैरा गांव के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक और एक ट्रैक्टर आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक साथ ही 4 युवक सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घायल युवकों को जिला इलाज में अस्पताल के लिए भिजवा दिया है। कौशाम्बी जिले में ये तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर। तो आपको बता दें, कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। एक बाइक पर 4 युवक सवार थे, जिसमें से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो कौशाम्बी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, तेज रफ्तार के कहर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो कौशाम्बी का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोगों को माध्यम से सूचना मिली कि पश्चिम शरीरा से तेवा की तरफ जाते हुए एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, जिनका पीछे से एक ट्रैक्टर में वो टक्कर लगने से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मैं और थाना प्रभारी पश्चिम शरीरा घटनास्थल तक पहुंचे और जो घायल है उनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से उनको जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल में 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसको SRN प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी की उम्र लगभग 20 से लेकर के 30 साल के बीच में है और परिजन को सूचना दे दी गई है। ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि नितिन नवीन युवा नेता हैं और उन्हें पुराना अनुभव है। वो मंत्री रहे हैं और संगठनात्मक कार्य करते रहे। हम उन्हें बधाई देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। तो पंकज चौधरी ने और क्या कुछ कहा, चले एकदम देखिए, नितिन जी अभी एकदम यंग हैं, पुराना उनका भी अनुभव है, संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं और निश्चित तौर से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले तो हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बधाई देता हूं कि
कि वो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जो मैं जितना मैं जानता हूँ उतना मैं जानता हूँ कि निश्चित तौर से अपने दायित्व का निर्वहन वो पूरी ढंग से करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र स्थित काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। फर्स्ट ईयर के एमसीए, बीसीए और बीटेक के सैकड़ों छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने ऑटोनोमस कॉलेज के नाम पर एडमिशन दिया गया था, जबकि अब उन्हें AKTU के तहत परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा छात्रों ने कॉलेज पर फीस अधिक लेने का भी गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि ये स्थिति उनकी पढ़ाई भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने और उचित समाधान निकालने की मांग की है। कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्र में हंगामा और नारेबाजी का माहौल बन गया है। स्थानीय पुलिस और कॉलेज प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं और छात्रों की समस्याओं को सुनने का आश्वासन भी दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। महाराष्ट्र से आए 4 चोर जो है वो चोरी की नीयत से लखनऊ पहुंचे और चारबाग में होटल में रुके। जानकारी के अनुसार इसके बाद उन्होंने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। फिर गोमती नगर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम से 6.5 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पहले से कई राज्यों में चोरी और डकैती की घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस ने चोरी के गहनों को बरामद कर लिया है और मामले की विस्तृत जानकारी जारी है। आरोपियों से पूछताछ में उनके अन्य अपराधों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें, इस गिरफ्तारी से शहर में सुरक्षा बलों की सक्रियता और अंतर्राज्यीय अपराध नियंत्रण की क्षमता उजागर हुई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित मां मलांचा पर्वत पर विकसित प्रकृति उद्यान का रविवार को भव्य उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर उद्यान को आम जनता के लिए समर्पित किया गया। हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से सजा ये पर्वत अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। कार्यक्रम में वन अधिकारी सौरभ चंद्र, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, SDPO मनोज कुमार महतो और प्रखंड विकास अधिकारी आकांक्षा कुमारी के साथ ही नाला और वन अधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि मां मलांचा पर्वत आस्था और इतिहास का केंद्र है। इसके सौंदर्यीकरण पर अब तक 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। का पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सही मायने में हमारा इस राज्य के लिए और हमारा इस जिला के लिए एक धरोहर है। चार दिखे देखे और शुरू से ही ये माँ मालंचा का पहाड़ हम लोगों को आकर्षित करके रखा था। संयोग से यहाँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय से ही हम प्रयासरत थे कि माँ मालंचा का इस पहाड़ को यहाँ के जनताओं के लिए या सैलानियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाएंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।